योर मैजेस्टी, 1857 की इस बगावत ने भारत में हमारा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। हमारे हाथ से नियंत्रण छूट चुका है। अब शायद हमें हमेशा के लिए वहां से निकलना होगा। लौट आओ, लेकिन उन हिंदुस्तानियों से कह दो कि आज सिर्फ तुम्हारी कंपनी बंद हुई है। इस मुल्क पर गुलामी का असली शिकंजा तो अब सीधे मेरे बकिंघम पैलेस से कसा जाएगा। भारत अब आजाद नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन का गुलाम होगा। 1857 कि कपड़े, मसाले, हीरे, सोना, ज्ञान और व्यापार की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। आखिर वही भारत कैसे कुछ हजार अंग्रेजों के गुलाम बन गया? क्या अंग्रेज शुरुआत से ताकतवर थे, या भारत को हराने से पहले यहाँ भारत को अंदर से तोड़ा गया? कि इस वीडियो में जानेंगे कैसे व्यापार के बहाने आए अंग्रेज धीरे धीरे इसको मालिक बन गए थे। भारत की कंपनी कमजोरियों ने भी और कैसे गुलामी की जंजीरों में धकेल दिया। कहानी शुरू होती है 1600 ईस्वी में से, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने यह कंपनी को इजाज़त दी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनने में एक असाधारण कंपनी, आने वाला समय में यही कंपनी भारत की किस्मत बदलने वाली थी। उस समय भारत में मुगलों की शासन था और मुगल साम्राज्य दुनिया की अमीर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। भारत के बंदरगाहों से मसाले, रेशम, सूती कपड़े, नील, चाय और अनगिनत कीमती चीज़ इससे बाहर जाती थी। वहाँ के लोग भारत के मात्र के दीवाने थे। अंग्रेज यही चाहते थे उन्हें भारत में व्यापार करने के मौका मिले। बाद में अंग्रेज लड़ने ही आए थे, भिक्षुक होकर आए थे और विनम्रता होकर आए थे, हाथ जोड़कर आए थे, क्योंकि उस समय भारत कई गुण ज़्यादा शक्तिशाली था। 1600 से 8 में अंग्रेजों तुरंत सूरत पहुँचे। धीरे धीरे उन्होंने मुगल दरबार में इजाज़त ली। जहांगीर के समय उन्हें व्यापार करने में कुछ छूट मिली। अंग्रेज़ों ने भारत के अलग अलग कुछ हिस्सों में अपनी फैक्ट्रियाँ यानी व्यापार केंद्र बनाना शुरू किया। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। धीरे धीरे यह जगह अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ एक व्यापारिक नींव बन गई। अगर सवाल है भारत इतना अमीर था तो अंग्रेज को गुलामी के लिए क्यों दिया? तो गाइस, अगर इस वीडियो का अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और रेड बटन को दबा दीजिएगा। प्राचीन और मध्यकाल में भारत को सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड कहा जाता था, क्योंकि यह दुनिया का सबसे अमीर और समुद्र देश था। यहाँ की उपजाऊ जमीन, बम्पर फसलें, मसाले, रेशम और सूती कपड़े का भारी व्यापार था। विदेशी व्यापारी यहाँ सामान खरीदने आते थे और बदले में सोना व चांदी देते थे, जिससे अपार धन भारत में जमा हो गया था।
भारत से मसाले, मलमल, रेशम, नील और कीमती रत्न दूसरे देशों में भेजे जाते थे। सोने का प्रभाव। विदेशी व्यापारी भुगतान सोने चांदी के रूप में करते थे, जिससे देश में धन की कोई कमी नहीं रही। वैश्विक जीडीपी में हिस्सा। पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा सबसे बड़ा यानी लगभग 1/3 था। मंदिरों में धन। यहाँ के राजमहलों और प्राचीन मंदिरों जैसे सोमनाथ या तिरुपति में अकुत सोना और संपत्ति रखी हुई थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह उपमा भगवान गौतम बुद्ध की दी जाती है, जिन्होंने धर्म के माध्यम से सुख और मुक्ति पाने के लिए साधनाएं बनाई थी। यह उदाहरण भारत को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं वाला देश बताता है। भारत को सोने की चिड़िया प्राचीन काल से कहा जाता रहा है। इसकी शुरुआत लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से हुई थी, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता उदय हुआ था। सभ्यता में सोने का व्यापक इस्तेमाल होता था। सोने के आभूषण, सोने के बर्तन और सोने के सिक्के इस सभ्यता के प्रमुख अंग थे। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि भारत संसाधनों से समृद्ध था। भारत को वस्तुओं के निर्यात के बदले में सोना और चांदी प्राप्त होती थी और दुनिया भर से सोना भारत में जमा होता था। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भारत में काफ़ी धन संपत्ति और मौजूदी थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिकी, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की यह संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी थी। सोने की चिड़िया पहले हमारे भारत को ही कहते थे, जब हमारे देश का बच्चा कर्जदार और आधी से ज़्यादा आबादी सरकार के 5 किलो मुफ्त अनाज पर निर्भर है। भारत देश का सोने का चिड़िया कहा जाता है क्योंकि भी उत्तर देश उचित चिड़िया एक साधारण शब्द है, किंतु सोने की चिड़िया एक विशेषण युक्त वाक्य है जिसका भावार्थ होता है ऐश्वर्य युक्त, धन एवं संपत्ति से संपूर्ण। अब बात आती है भारतीय संपदा की। इतिहास साक्षी है, भारत की भूमि कई प्रकार की संपदाओं से पूर्ण थी और है भी। सोना, चांदी, हीरा, तांबा और मसाले वगैरह, जिसका दोहन मुगल और अंग्रेजों ने खूब किया है और अब देश के ही राजनीतिक डाकू मजे से कर रहे हैं। मुगलों के दौर में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। देश में 18 सदी से पहले तक अंग्रेज न आए तब दुनिया का आधे से ज़्यादा सोना था। हमारा देश काफ़ी मालामाल था। जीडीपी प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 1305 डॉलर थी। मुगलों के दौर में पूरे यूरोप के बराबर थी। हमारी जीडीपी दुनिया की आय, हमारी हिस्सेदारी 25 थी, पूरे यूरोप के बराबर।
भारत को सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि भारत बाहरी आक्रमण या हुकूमत आने से पहले धन धन्य से समृद्ध था। यहाँ भारत का निवासी कभी कभी किसी प्रकार के अत्र धन के लिए तरसता नहीं था। खेतों में धान की फसलें रहती थी, पशु संपदा भी बहुत होती थी और उनके चारे का प्रबंध भी आसानी से हो जाया करता था। किसान सुखी और समृद्ध था। किसान और आम इंसान के लिए आर्थिक सामाजिक परेशानी नहीं होती थी। आम आदमी खुशी से जीवन यापन करता था। सब लोग हिल मिलकर रहते थे, एक दूसरे के काम सुख और दुख में साथ खड़े होते थे कि घी दूध दही की कोई कमी नहीं थी। लोगों के पास तथा राजघरानों में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। इसलिए प्राचीन भारत अफगानी लुटेरों तथा अंग्रेजों के लिए सोने रूपी चिड़िया के समान था। भारत को सोने का चिड़िया कहने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वह मोर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए धन इस पर लगाया गया था। उतने धन में 2 ताज महल निर्माण किया जा सकता था, लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वह मोर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था, उतने धन में 2 ताज महल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। कोहिनूर हीरा का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि यह हीरा भारत के पास हुआ करता था, जिसके बाद यह हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज का शान बढ़ा रहा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। वही कहा जाता है कि यह हीरा 5000 साल पुराना था। भारत के महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उनका अन्य राज्य हमेशा धनी रहा करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान देश की आय ब्रिटेन के पूरे राज्य कोष से भी बड़ी थी। इसके अलावा में कई सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। भारत की कई चीज़ें आयात और निर्यात भी किया करता था। एपिक चैनल की एक डेमोक्रेटी के अनुसार दरअसल 5500 साल पहली बार सोना मिला था। यह सोना मिस्र में मिला था। अगर दुनिया में इंसानों की ओर से खोजे गए मेटल की बात करें तो सोना और कॉपर सबसे पुराना गोल्ड है। जब यह पहली बार मिला था तो लोगों को यह एक आम पत्थर ही लगा था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि यह कीमती पत्थर है। उन्हें पता चला कि इसमें जंग नहीं लगी और इसको आसानी से कहीं भी शेप दी जाती है। साथ ही यह काफ़ी चमकदार भी है और यह चमक हमेशा बराबर रहती थी। सोने की चमक बराबर रहने की वजह से यह कि यह ख़त्म नहीं होता और ख़राब नहीं होता।
कहा जाता है कि 5000 साल से भी अभी तक 22 निशाना जितना भी गोल निकाला गया है वह आज भी सर्कुलेशन में है। इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस लग्जरी का प्रतीक भी माना जाता है। भारत प्राचीन काल में समुद्र हुआ करता था। यह जीडीपी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन से भी अधिक हुआ करती थी। हम भारतीय लोग सांस्कृतिक रूप से हमेशा ही धनी रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग तकनीकी में सामान्यकुल परिपूर्ण हुआ करते थे। इसका ज्वलंत उदाहरण हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन है। परंतु 8वीं 9वीं सदी